नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम का टेस्ट लेने जा रहे हैं। जैसा कि हमने एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा तीसरा टेस्ट है। पहले हमने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के भी लगभग 40 टेस्ट हमने लिए थे। निःशुल्क टेस्ट श्रृंखला चली थी, लगभग 40 थे। उसके अलावा अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई थी, इसी तरह व्याख्याता के लिए भी। और इस बार जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है, उसके लिए हमारा टारगेट कम से कम 50 टेस्ट का है। और जब तक परीक्षा होगी तब तक हम इसके लिए आपके लिए उपयोगी सामग्री लाते ही रहेंगे। सर्वनाम, आज का हमारा बिंदु है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सबका कुछ न कुछ नाम है, अर्थात सभी संज्ञाएं हैं। इस संसार में जो कुछ भी है सबका कोई न कोई नाम है, और उन नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जा सकता है, या उनके नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जा सकता है, वह है सर्वनाम। इसलिए इसको क्या है, अर्थात सर्वनाम अर्थात सबका नाम इसे कहा गया है। अब देखते हैं हम कि इसके लिए एक शब्द, इसलिए यह सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसलिए इसकी साधारण सी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसके अलावा इसे भाषा चंद्रोदय में संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा गया है। इसके अलावा इसे क्या है, भाषा चंद्रोदय में संज्ञा प्रतिनिधि की संज्ञा भी दी गई है। अब आता है कि अलग अलग व्याकरणों ने अलग अलग क्या सर्वनाम की संख्या मानी है। तो मूल रूप से जो सर्वनाम है वो कितने माने जाते हैं, 11 माने जाते हैं। कितने मूल रूप से सर्वनाम कितने माने जाते हैं, 11 सर्वनाम माने जाते हैं। अर्थात कामता प्रसाद गुरु जो है, उन्होंने सर्वनामों की संख्या 11 मानी है। कितनी मानी है, 11 मानी है। उन सर्वनामों को हम सर्वनाम के भेद का बनाते हुए उनमें विभाजित कर सकते हैं। जैसे सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सब में हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें मैं और तू सर्वनाम, ये क्या है, मूल सर्वनाम है। निश्चयवाचक में यह और वह, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, संबंधवाचक में जो और सो, निजवाचक में आप। ये कुल 2 2 2 2 2 और 1 कुल हो गए 11 सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है, ये 11 सर्वनाम जो है मूल सर्वनाम माने जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो इसकी जो विस्तार से क्लास है उसमें दी जा चुकी है। और इसके अलावा अभी हम करते हैं टेस्ट प्रारंभ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को टेस्ट प्रारंभ करने से पूर्व। और मैं मानता हूं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सर्वनाम इतना भारी टॉपिक नहीं है, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं अ, ब, स या द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। किस चीज के लिए, सुंदरता के लिए, संक्षिप्तता के लिए एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम की संज्ञा देते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, इसमें हम इस प्रकार का प्रश्न लेंगे कि प्रारंभ में आसान प्रश्न रहेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते जाएंगे। और बीच बीच में मैं ऐसी क्लासें भी लेकर आता रहूंगा जिनमें
पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बीच में मैं कुछ ऐसे इन्हीं बिंदुओं के कुछ ऐसे प्रश्न भी बड़ी संख्या में लेकर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि हमारी जो इससे पहले एक पुस्तक आई है उसमें पूर्व परीक्षाओं में आज तक जितने भी पूछे गए हैं वह ऐसी पुस्तक आई है जिसमें आज तक पूर्व की परीक्षाओं में जितने भी व्याकरण से संबंधित, जैसे सर्वनाम है तो सर्वनाम के आज से पहले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी उस पुस्तक में सम्मिलित है। सर्वनाम के भेद माने जाते हैं, कितने भेद माने जाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं। आपको बता देता हूं कि भूल जाते हैं, हो जाती है गलती, इसलिए एक बार दोहराना जरूरी होता है। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6, 5, 7, 2। तो अभी बता कर क्या हूं कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं एक बार लिख भी देता हूं, कौन कौन से। 1 नंबर पर पुरुषवाचक, 2 नंबर पर निश्चयवाचक, 3 नंबर पर अनिश्चयवाचक, 4 नंबर पर प्रश्नवाचक, 5 नंबर पर संबंधवाचक, 6 नंबर पर निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कितने भेद माने गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं 3 भेद? 3 भेद है। 1 नंबर पर है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 भेद माने गए हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद माने गए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व जिसके विषय में कहा जाता है के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए? वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उन सभी के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो उसे कहा जाता है पुरुषवाचक। इसमें वक्ता क्या रहता है? उत्तम पुरुष। श्रोता क्या रहता है? मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वह होता है अन्य। वक्ता, उत्तम, मध्यम और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वह क्या रहता है? अन्य पुरुष सर्वनाम रहता है। अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 5। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या इनमें से कोई नहीं। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है तो उसमें कौन सा रहेगा? निजवाचक। निजवाचक में आप या अपने आप या स्वयं या खुद, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 6। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है अ, बै, से या द। जो, जिसे, यह, ये, वह, वे, तू, तुम, आप, कोई नहीं। तू, तुम, आप, कोई नहीं। तुम, आप, कोई नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से इसका उत्तर रहेगा कोई नहीं, क्योंकि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई नहीं है। क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कोई और कुछ।
कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम? कोई और कुछ है, और इनमें से कोई और कुछ कोई नहीं है। जो और जिसे क्या है? संबंधवाचक है। यह, ये, वह, यह, ये और वह, वे, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तू, तुम, आप, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत है। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह और वे, निश्चयवाचक कोई और कुछ, प्रश्नवाचक कौन और क्या, निजवाचक आप और स्वयं। तो इसमें क्या है? असंगत। क्या देखना है हमें? असंगत देखना है। तो कौन सा है असंगत है इसमें? यह ब, निश्चयवाचक कोई और कुछ, क्योंकि जो कोई और कुछ जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। निश्चयवाचक कौन से रहते हैं? यह और वह। यह और वह जो रहते हैं वो निश्चयवाचक रहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या है? संकेतवाचक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए नजदीक की वस्तु के लिए कहा जाता है। कि अगर प्रश्न किया जाता है कि क्या लेकर आऊं या कौन सी पुस्तक लेकर आऊं, जैसे हम कहते हैं कि पुस्तक लेकर आओ, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि पुस्तक लेकर आइए, ठीक है, मैंने कहा कि पुस्तक लेकर आइए। अब विद्यार्थी मुझसे पूछता है कि कौन सी पुस्तक लेकर आऊं। क्या पूछता है? कौन सी पुस्तक लेकर आऊं। तो अगर वह पुस्तक नजदीक पड़ी है तो मैं उसकी तरफ संकेत करते हुए कहता हूं कि यह लेकर आओ। अब यह, तो यह क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा पहले कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया था मैंने? पहले मैंने प्रयोग किया था पुस्तक। पुस्तक जो है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग मैंने किया था कि पुस्तक लेकर आइए। तब विद्यार्थी ने यह प्रश्न किया। प्रश्न हमेशा किस में रहता है? जातिवाचक संज्ञा में ही रहता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रश्न नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई व्यक्ति विशेष एक ही होता है। जैसे मैं कहूं कि अनिवार्य हिंदी की आरोह की पुस्तक लेकर आना, तो यह उसका नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आरोह है भाग 2, आरोह है भाग 1, ये उसका नाम है। रामायण है, गीता है, यह उसका नाम है। तो मैं अगर कहूंगा कि गीता लेकर आओ, अब बहुत सारी गीताएं पड़ी है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गीता की पुस्तक मांगी, उनमें से कोई भी उठा लाए, मैंने तो गीता पढ़नी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामायण पढ़नी है तो रामायण उठा लाए, संविधान पढ़ना है तो संविधान उठा लाए, बहुत सारी संविधान की किताबें पढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अन्य किताबें हैं तो मैं मुझसे पूछूं, मैं कहूंगा कि पुस्तक लेकर आओ, तो वह मुझसे जरूर पूछेगा, क्योंकि जातिवाचक में सामने वाले के पास प्रश्न बनता है पूछने के लिए कि कौन सी पुस्तक, और जहां कौन सी प्रश्न बन जाता है वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। अब फिर आता हूं कि निश्चयवाचक में क्या होता है? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो होता है उसमें क्या होता है? यह और वह होता है। यह नजदीक के लिए और वह दूर के लिए। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तब कैसे? एक बार फिर से बताता हूं कि मैंने एक विद्यार्थी को प्रश्न किया कि पुस्तक लेकर आइए, पुस्तक संज्ञा का प्रयोग किया मैंने, लेकिन दूसरी बार संज्ञा का प्रयोग वह कहेगा कौन सी, तो फिर मैं कहूंगा यह। नजदीक है तो यह, अर्थात मैंने संकेत कर दिया कि यह पुस्तक लेकर आओ। अगर दूर है तो मैंने संकेत कर दिया कि वह पुस्तक लेकर आओ। तो इसलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। नजदीक के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। निश्चय मतलब निश्चित है, जो चीज लेके आनी है वो निश्चित है, उसकी तरफ ही संकेत किया जाता है। और जो अनिश्चयवाचक है उसमें कोई कुछ रहता है, कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर बड़े जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है कुछ जो है वह किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा वह छोटे जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख में कुछ गिर गया, जैसे छोटा जीव आंख में कुछ गिर जाता है तो उसके लिए हम किसका? कुछ गिर गया है, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम शब्द से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण? यहां संज्ञाएं दे रखी है, कौन सी है? एक है मिठास, यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मूर्खता, यह भी भाववाचक संज्ञा है।
निजतव, यह भी भाववाचक संज्ञा है। छुटपन, यह भी भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इनमें से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है? इनमें से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है और अन्य किसी का किसी और से हुआ होगा? तो किसका हुआ है सर्वनाम से प्रयोग? निजतव का। निजतव जो है वो सर्वनाम से प्रयोग हुआ है। सर्वनाम कैसे? निज जो है, निज सर्वनाम है और इससे क्या बना? यह तो है सर्वनाम और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? निजतव। ठीक है ना? निज क्या है? सर्वनाम है और निजतव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठास भी भाववाचक संज्ञा है, मूर्खता भी भाववाचक संज्ञा है, छुटपन भी। लेकिन ये किससे बनी है? मिठास किससे बना है? मीठा से। और मीठा क्या है? विशेषण। तो मिठास किससे बनी है? मिठास जो भाववाचक संज्ञा है वह किससे बनी है? विशेषण से, अर्थात मीठा विशेषण से। मूर्खता किससे बना है? मूर्ख से। और मूर्ख क्या है? यह क्या है? विशेषण है, अर्थात मूर्ख विशेषण से मूर्खता भाववाचक संज्ञा बनी है। छुटपन क्या है? किससे बना है? छोटा से। और छोटा क्या है? विशेषण। तो छुटपन जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी है? छोटा विशेषण से बनी है। अर्थात इनमें से मिठास, मूर्खता और छुटपन ये सभी किससे बनी है? ये तीनों बनी है, ए, बै और दै, ये बनी है विशेषण से। और जो निजतव है यह बनी है सर्वनाम से। ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ रेखांकित शब्द में तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द क्या है? कुछ। रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो साफ साफ दिख रहा है कुछ अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ उत्तर रहेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 10। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ के लिए निश्चित संकेत करते हैं। सुन लीजिए अच्छे से। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ अर्थात निकट की या दूर की व्यक्ति या पदार्थ के लिए निश्चित संकेत करते हैं वे कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। निश्चित संकेत करते हैं तो निश्चित से ही आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निकटस्थ अथवा दूर, निकट के लिए यह और ये का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए वह और वे का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सर्वनाम में। ठीक है, अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 11। क्या है प्रश्न संख्या 11? प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अर्थात सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं लेकिन किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम शब्द से हुआ है। फिर वही बात आई है कि निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम शब्द से हुआ है। ए पर है बुराई, बै पर है ममता और ममतव, से पर है वीरता और दै पर है मोटापा। ए पर है बुराई, बै पर ममता और ममतव, से पर वीरता और दै पर मोटापा। इनमें से कौन सा है? तो उत्तर है बै। ममतव का क्या है? ममता और ममतव क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनका निर्माण किस से हुआ है? सर्वनाम से हुआ है। किस सर्वनाम से हुआ है? मम सर्वनाम से हुआ है। मम सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी? ममता या फिर ममतव, ये सर्वनाम बनी। अब हमारे पास तीन शब्द और रह जाते हैं, बुराई, वीरता और मोटापा। तीन शब्द और रह जाते हैं। बुराई जो है वो बुरा से बनी है और वीरता जो है वो वीर से बनी है, मोटापा जो है वो मोटा से बनी है। अब ये किससे बनी है? बुरा जो है वो क्या है?
विशेषण है। वीर क्या है? यह भी विशेषण है। मोटा क्या है? यह भी विशेषण है। अर्थात बुराई किससे बनी है? बुराई जो भाववाचक संज्ञा है वो बुरा विशेषण से बनी है। वीरता जो भाववाचक संज्ञा है वो वीर विशेषण से बनी है। मोटापा जो भाववाचक संज्ञा है वो मोटा विशेषण से बनी है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपके। दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया है? अगर आपका सहयोग रहा तो हिंदी बहुत आसान कर दी जाएगी और सभी के लिए सुलभ कर दी जाएगी, सभी के लिए निशुल्क पूरी तरह से। दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? वह और वे, कोई और कुछ, जो और जिसे, आप लोग, आप सब। अब किसके लिए किया जाता है? बड़ा ही आसान है। दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए आप लोग और आप सब कोई मतलब नहीं, जो जिसे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ कोई मतलब नहीं, वह और वे। दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? वह और वे का। यह कौन सा सर्वनाम है? यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। क्या है प्रश्न संख्या 13? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? तो किसका प्रयोग हुआ है? निजवाचक का, क्योंकि यहां किसका? अपनी। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, अर्थात निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब सर्वनाम के साथ पुस्तक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के साथ पुस्तक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अगर निजवाचक के अलावा अन्य कोई सर्वनाम होता, निजवाचक और कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा और कोई सर्वनाम हो और साथ में संज्ञा आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे? देखिए कौन कौन से छोड़कर। एक तो पुरुषवाचक और दूसरा है निजवाचक। इन दो को छोड़कर बाकी जो चार होते हैं उनके साथ अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है, उनके साथ अगर संज्ञा का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि यह लेकर आइए, यह लेकर आइए, तो यह क्या हुआ? निश्चयवाचक। कौन सा? निकटस्थ निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। लेकिन इसकी जगह अगर मैंने लिख दिया कि यह कार लेकर आइए, तो कार क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा जैसे ही सर्वनाम के साथ लगेगी तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह तो सभी के लिए प्रयुक्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं होता। यह सभी के लिए, जितने भी नाम है जो निकटस्थ है, जितने भी नाम निकट है, उन सभी के लिए यह का प्रयोग हम कर सकते हैं। वो चाहे कोई वस्तु, व्यक्ति विशेष हो, वो अगर नज़दीक है तो हम उसके लिए यह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ कोई व्यक्ति विशेष को जोड़ देते हैं, किसी संज्ञा को जोड़ देते हैं, तो वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो गया। अब जब वो व्यक्ति विशेष से संबंधित हो गया तो फिर वो क्या रहा? सर्वनाम नहीं रहा। इसलिए फिर वो क्या हो गया? विशेषता बताने वाला विशेषण बन गया। तो इस तरह से यह विशेषण हो जाता है। इसको विस्तार से तो दूसरे बिंदु में बताया जाएगा विशेषण में भी। अभी हमारा जो है लक्ष्य वो सिर्फ प्रश्न उत्तर करना है। शायद यहाँ कुछ पड़ा है, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द यहाँ है कुछ, शायद यहाँ कुछ पड़ा है। रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ए, बै, से या दे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक? तो किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 15। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? वाक्य में बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लेना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। तुम अपने घर जाओ, तुम
अपने घर जाओ, वह बहुत परिश्रमी है। मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं, यह कार मेरी है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इनमें से तुम अपने घर जाओ, इसमें सर्वनाम संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। वह बहुत परिश्रमी है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने, आपसे और तुमने, तो आपके साथ कभी भी तुम का प्रयोग नहीं होता है, तो आपके साथ आप का ही प्रयोग होता है। मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन आपने सुना नहीं, तो तुमने के स्थान पर यहां क्या आएगा, आपने का आएगा, क्योंकि आप जो है वो आदरवाचक है, अर्थात आदरवाचक के लिए आदरवाचक का ही प्रयोग होगा। और यहां होगा यह मेरी है, कार नहीं होगा, कार होने से यहां सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह मेरी है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? पहला वाक्य है तुम अपना काम करो, दूसरा है मेरे को बाजार जाना है, तीसरा वाक्य है हमारा घर यहां है, चौथा वाक्य है यह कार्य तुझसे नहीं होगा, यह कार्य तुझसे नहीं होगा। बताइए कौन सा होगा इसमें? यह कार्य तुझसे नहीं होगा। तो तुम अपना काम करो बिल्कुल सही है, मेरे को बाजार जाना है ये भी गलत है, हमारा घर यहाँ है यह बिल्कुल सही है, यह कार्य तुझसे नहीं होगा यह भी बिल्कुल सही है। तो मेरे को की जगह या तो होगा मुझे या फिर होगा मुझको। मेरे के साथ को का प्रयोग नहीं होता है, या तो होगा मुझे बाजार जाना है या होगा मुझको बाजार जाना है। यह प्रश्न पहले आ चुके हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य है, सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य है तुम तुम्हारा काम करो, दूसरा वाक्य है हम हमारे घर जा रहे हैं, तीसरा वाक्य है मैं मेरे बारे में सब जानता हूं, मुझे एक कहानी लिखनी है। देखते हैं कौन सा शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो यह शुद्ध नहीं है, हम हमारे घर जा रहे हैं यह भी शुद्ध नहीं है, मैं मेरे बारे में सब जानता हूं यह भी शुद्ध नहीं है, मुझे एक कहानी लिखनी है यह शुद्ध है। अब ऊपर वाले शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि तुम के साथ, हम के साथ, तुम के साथ तुम्हारा का प्रयोग नहीं होता, हम के साथ हमारा का प्रयोग नहीं होता, और मैं के साथ मेरे का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इससे पुनरुक्ति हो जाती है। कौन सा? पुनरुक्ति दोष आ जाता है। तो तुम के साथ क्या होगा? तुम अपना काम करो। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तुम अपना काम करो। हम हमारे के स्थान पर अपने, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर आता है मैं मेरे बारे में, मेरे के स्थान पर होगा मैं अपने बारे में सब जानता हूं। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18, मैं तो अपने आप से हार गया, मैं तो अपने आप हार गया, मैं तो अपने आप हार गया, मैं तो अपने आप हार गया। रेखांकित पद में सर्वनाम है, रेखांकित पद कौन सा है? आप या अपने आप भी कह सकते हैं। अब मैं तो अपने आप हार गया, रेखांकित पद में सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक। तो कौन सा रहेगा? निजवाचक। कौन सा सर्वनाम रहेगा? निजवाचक सर्वनाम यहां रहेगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19, कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है, कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है। रेखांकित पद है स्वयं, कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है। रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग। कुलसन मेरे प्यारे बेटे का नाम है, यूज कर ले, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बेटे का नाम भी लिख ही देते हैं। कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है। रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक?
तो किसका प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का। क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में किसका प्रयोग होता है? ये नाम भी याद रखने, हमें छोटी सी सारणी है शुरुआत में बताई थी, सिर्फ वही याद रख लो काफी है। निजवाचक में क्या आता है? आप, स्वयं और खुद। ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये किस में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में ये आते हैं। अब है प्रश्न संख्या 20। आपके सम्मान में हमारा मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है। आपके सम्मान में हमारा मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है। खुद ब खुद रेखांकित है, खुद ब खुद रेखांकित क्या है? खुद ब खुद है, झुक जाता है। रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए ब निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निश्चयवाचक का या अनिश्चयवाचक का। तो देखिए क्या होता है, निजवाचक में क्या होता है? आप, स्वयं, खुद, ठीक है। और पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, हम, तुम, आप। निश्चयवाचक में क्या होता है? यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। तो खुद क्या आया? खुद आ गया। तो यहां कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। ये 4 सर्वनाम यहां हो गए। और कौन से बच गया? एक सर्वनाम बच गया, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में किसका प्रयोग होता है? क्या, किसे और कौन का। और संबंधवाचक में ये 6 सर्वनाम हो गए। संबंधवाचक में जो और सो का प्रयोग होता है। तो ये थे टेस्ट सर्वनाम के। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से किया होगा, और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करते रहें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके बाद और अच्छी टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट संख्या, यह टेस्ट जो एक था, टेस्ट 1 वह था वर्ण विचार। ये जो सभी टेस्ट हैं, ये टेस्ट तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार या पाठ्यक्रम निकाल कर रख लेना, और उसमें नंबर वाइज टिक लगाते रहना। कम से कम 2 बार आपको अवश्य करवा दिए जाएंगे सभी के सभी बिंदु। 120 अंक का मैटर है, ये बहुत महत्व रखता है। कितने अंक का है? 120 अंक का। सर्वाधिक जितने भी बिंदु पाठ्यक्रम में हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक के L2 में जितने भी बिंदु है, उन सबसे महत्व जो रखता है वो हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है वही रखता है। 120 अंक का है टेस्ट। पहला टेस्ट जो था वह था वर्ण विचार, और टेस्ट 2 जो था वह था संज्ञा, और टेस्ट 3 ये है हमारा सर्वनाम, और टेस्ट 5, 4 जो रहेगा वो नेक्स्ट जो है विशेषण भी रहेगा। विशेषण में हम कम से कम 30 या 40 प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।